नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 24वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। कुएं के जीर्णोद्वार के साथ ही गांधी चबूतरे का भी अभ्युदय हो गया था। उसमें कुछ नई ईंटें लग गई थी और उन पर लगा हुआ सीमेंट ऐसा था कि ठेकेदार के हाथों लगवाए जाने के बावजूद 15 दिन बीत जाने पर भी उखड़ा न था। इस वातावरण में चबूतरा पहले की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक हो गया था। जो कॉलेज के निठल्ले लड़के कभी कभी वहाँ बैठकर जुआ खेलने लगे थे, शाम को वही पहलवान के अखाड़े के पट्टे भी अब वहाँ आने लगे थे और उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि उनके वहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य चबूतरे पर बैठकर गर्दन पर लगा हुआ मिट्टी का प्लास्टर खुरचना है। आज चुनाव का दिन था। कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। चुनाव तो किसी और जगह होना था, निश्चय ही ऐसी जगह जो चमरही से दूर होती। पर इस समय गांधी चबूतरे पर भी काफ़ी भीड़ थी और जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि सब तरह के लोग वहाँ एक साथ एकतापूर्वक बैठे थे। जुआ खेलने वालों ने ताश अपनी जेब में रख लिए थे। अखाड़े के पट्टे बिना कुश्ती लड़े, बिना मिट्टी लपेटे, केवल सरसों की तेल की मालिश के सहारे अपनी ख्याति की सुगंध दिग दिगंत में फैला रहे थे। रुपन बाबू की चाल थकी थकी थी और चेहरे पर रोज किसी चुस्ती और चालाकी न थी। उन्हें गांधी चबूतरे के पास आता देखकर एक नए पहलवान ने आंख मारी और पूछा, कहो बाबू, क्या हाल है? जवाब में रुपन बाबू ने आंख नहीं मारी और ना ही यही कहा कि तुम कहो राजा, तुम्हारे क्या हाल हैं। उन्होंने सिर हिलाकर सिर्फ ये बात पैदा की कि तुम मजाक करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूड खराब है। ये काला चश्मा लगाए, गर्दन पर रेशमी रूमाल लपेटे, मंद गमन करते हुए आए और चबूतरे पर धम से बैठ गए। थोड़ी देर के लिए उपस्थित सज्जन वृंद में शांति छा गई। छोकरे पहलवान ने निठल्लेपन में अपना बाजू फैलाकर उसे कोहनी से मोड़ा। कोहनी के ऊपर चूहे के आकार की एक बचकानी मांसपेशी उभर आई। उसे प्यार के साथ बार बार देखते हुए वह रुपन बाबू के पास आकर बैठ गया। उसने दोबारा आंख मारी और रुपन बाबू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बात है बाबू, आज रंग कुछ बदरंग हो रहा है। शिवपालगंज में कहावत मशहूर थी, मासुकों के 3 नाम, राजा बाबू, पहलवान। इस हिसाब से रुपन बाबू के लिए ये विशेषण हैसियत गिराने वाले हो सकते थे, पर शिवपालगंज में यह भी मशहूर था कि इस छोकरे पहलवान को रुपन बाबू कुछ उसी तरह छूट दिए हैं जिस तरह सुना जाता है कि कड़ी बात कहने की छूट सरदार पटेल को गांधी जी की तरफ से मिली हुई थी। इसीलिए उनकी ये आपसी बातें कुछ महापुरुषों का मनोविनोद वाले भजन पर आ जाती थी। रुपन बाबू ने अपने दोस्त की मौजूदगी और उसकी भाषण शैली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे। कॉलेज के एक लड़के ने कहा, गुरु, हम लोगों को तुमने कुछ करने की बात ही नहीं बताई। सनीचर की तरफ से चुनाव में वह गर्मी ही नहीं है जो रामाधीन की तरफ से है। रुपन बाबू ने गर्भवती आवाज़ में कहा, अब सर्दी गर्मी की कोई बात नहीं रही। चुनाव के नतीजे का अभी अभी ऐलान हो गया है। सनीचर जीत गए हैं। छोकरे पहलवानों और कॉलेज के लड़कों में भगदड़ मच गया। चारों ओर से यही सवाल हो रहा था, कैसे कैसे सनीचर जीत कैसे गए, कैसे कैसे सनीचर जीत कैसे गए। आंख मारकर रुपन बाबू के साथी ने कहा, बताओ तो पहलवान, सनीचर कैसे जीता। महिपालपुर वाली तरकीब से रुपन बाबू ने थकी आवाज़ में कहा, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। गांव सभा के चुनाव में रामनगर में एक बार 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह। दोनों एक ही जाति के थे, इसीलिए जाति के ऊपर वोटों के स्वाभाविक बंटवारा होने में दिक्कत पड़ गई। जो ठाकुर थे वे इस पसोपेश में पड़ गए कि ये भी ठाकुर और वह भी ठाकुर, किसे वोट दें और किसे ना दें। जो ठाकुर ना थे वे इस चक्कर में आ गए कि ये जब अपनी जाति के ही नहीं तो इन्हें वोट दिया तो क्या और ना दिया तो क्या। कुछ दिनों बाद पता चला कि रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह दोनों के नामों का मतलब भी एक ही है और वह ये है कि ऐसा शेर जो दुश्मन को खा जाए।
इस पर गांव वालों ने प्रजातंत्र की परंपरा के अनुकूल ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी सभापति हो, हमारी क्या हानि, और खाने दो उन्हें एक दूसरे को। चुनाव के 5 दिन पहले तक इसी तरह की उपेक्षा का वातावरण बना रहा। होता ये था कि उम्मीदवार लोगों के वोट मांगने के लिए जाते तो लोग दोनों से ज़्यादातर यही कहते, हमें कौन वोट का अचार डालना है, जितने कहो उतने वोट दे दें। इन सबसे दोनों उम्मीदवार इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें कोई भी वोट नहीं देगा। घबराकर वे प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे। उन्होंने लोगों को उनके वोट की कीमत बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना कीमती वोट गलत आदमी को दे दोगे तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोग ये बात नहीं समझ पाए, जो समझे भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गलत आदमी को वोट देने से प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं, तुम वोट दे सकते हो। प्रजातंत्र के लिए इतना ही काफ़ी है, गलत सही तो लगा ही रहता है। देखो ना हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। ऐसी बातें कहने वाले 2-1 लोग ही थे, पर प्रजातंत्र को निरर्थक बनाने के लिए इतना ही काफ़ी था। इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया और प्रधान के अधिकारों की बात करते हुए कहना शुरू किया कि वह गांव की सारी बंजर ज़मीन दूसरों को दे सकता है, पर जो बंजर लोगों ने बेकायदे अपने कब्जे में कर लिया उससे उन्हें बेदखल करा सकता है। किसान को जैसा कि गोदान पड़ने वाले 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्में देखने वाले पहले से ही जानते हैं, ज़मीन ज़्यादा प्यारी होती है। यही नहीं, उसे अपनी ज़मीन के मुकाबले दूसरे की ज़मीन बहुत प्यारी होती है और ये मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित हो उठता है। निश्चय ही इसके पीछे साम्राज्यवादी विस्तार ही नहीं, सहज प्रेम की भावना है, जिसके सहारे वह बैठता अपने खेत की मेड़ पर है, पर जानवर अपने पड़ोसी खेत में चराता है। गन्ना चूसना हो तो अपने खेत को छोड़कर बगल के खेत से तोड़ता है और दूसरे से कहता है, देखो मेरे खेत में कितनी चोरी हो रही। वह गलत नहीं कहता, क्योंकि जिस तरह उसके खेत की बगल में किसी दूसरे का खेत है, उसी तरह और के खेत की बगल में उसका खेत है और दूसरे की संपत्ति। सभी के मन में सहज प्रेम की भावना है। दूसरे की संपत्ति के लिए सभी के मन में सहज प्रेम की भावना है। ये बातें गोदान में इतनी साफ नहीं लिखी हैं। बम्बईया फिल्मों में शायद कृष्णचंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास के डर के कारण या प्रगतिशीलता के जोश में 50% अंधे हो जाते हैं। कारण या सिर्फ जहालत के कारण साफ तौर पर नहीं दिखाई गई है। इसीलिए उन्हें जरा सफाई से कहना पड़ा। अगरचे अपने देश में सफाई का काम कलाकारों का नहीं है, फिर भी तो जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि गांव पंचायत संबंध जमीन के लेन देन से है और उनके पड़ोस का खेत उनका हो सकता है और अमुक किसान के लावारिस मर जाने पर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करके उनका राज तिलक हो सकता है, किसानों की सहज प्रेम वाली भावना लबलबा उठी। फिर तो वोटरों को जमीन प्रेम ने गांव पंचायत की ओर ठेला, गांव पंचायत ने के प्रेम ने उन्हें प्रधान पद के उम्मीदवारों की ओर ठेला और चुनाव के मामले में उनका दिमाग एकदम सक्रिय हो गया। उसके बाद उनके सामने वही मानसिक समस्या पैदा हो गई जो चीनी हमले के मौके पर आचार्य कृपलानी ने पूरे देश के सामने पैदा कर दी थी। वे सोचने लगे, तटस्थ रहना बिल्कुल बेकार है, इसमें कमजोरी भी है और नुकसान भी। अगर तुम चैन से रहना चाहते हो तो रिपुदमन और शत्रुघ्न में से किसी का एक पल्ला पकड़ लो। बहुत ज़्यादा तटस्थ बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो दोनों ओर से मारे जाओगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तटस्थता की समस्या को हम लोग तो चुपचाप कतराकर झेल ले गए, क्योंकि इस तरह से हम कई समस्याओं को झेल चुके थे। पर रामनगर वालों को घमंड था कि वे अपना भला बुरा ज़्यादा पहचानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस समस्या से कतराना ठीक नहीं समझा। देखते देखते पूरा गांव 2 दलों में बट गया। एक दल वह जिसको खाली ज़मीन का बंटवारा रिपुदमन के हाथों करवाना मंजूर था और दूसरा दल वह जिसे इस काम के लिए शत्रुघ्न सिंह के हाथों में ज़्यादा कलाकारी दिखाई देती थी। चुनाव के जब 2 दिन रह गए तो दोनों ओर से काफ़ी सरंजाम दिखाई दिए। लोगों ने चीख चीख कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे की माँ बहनों में दिलचस्पी दिखाने वाली बातें कहीं, अपनी अपनी लाठियों में तेल लगाया, भले बल्लमों को चमकाकर उन्हें लाठियों में फिट किया और जान हथेली पर रखकर उसी हथेली में गांजे की चिलम पकड़ ली। जब इतना
सब हो गया तो रिपुदमन ने अपने छोटे भाई सर्वदमन को बुलाकर प्रेम से कहा कि भाई, अगर इस लड़ाई में मेरी जान निकल जाए और मेरे साथ में 25 आदमियों की भी जान निकल जाए तो तुम क्या करोगे। सर्वदमन सिंह वैसे तो वकालत पास थे, पर जिस तरह किसी ज़माने में बड़े बड़े वकील कलेक्टर वकालत छोड़कर राजनीति में आ गए थे, वैसे ही वे अपनी वकालत छोड़कर पिछले 4 सालों से स्थानीय राजनीति में कूद पड़े थे। फर्क यह था कि स्वतंत्रता संग्राम वाली राजनीति में आने वाले बहुत से वकीलों की आमदनी के जरिए लोगों को मालूम ना हो पाते थे, पर सर्वदमन ही जीविका का साधन सबको अच्छी तरह मालूम था। पर सब उनसे वाजिब ढंग से प्रभावित भी थे। उनके पास 10 गैस बत्तियां थीं जो शादियों के मौसम में किराए पर चलती थी। साथ ही उसके पास 2 बंदूकें थीं जो डकैतियों के मौसम में किराए पर चलती थी। कुल मिलाकर सर्वदमन को इतना मिल जाता था कि इत्मीनान से ग्रामीण राजनीति का संचालन कर सके। गैस बत्तियां और बंदूकें दूर दूर तक जाती। उन्हीं के अनुरूप उनके न जाने कितने व्यापक और गहरे सामाजिक संपर्क हो गए। उसके अनुरूप सर्वदमन में बातचीत करने की लियाकत और आत्मविश्वास आ गया था। भाई की बात का जवाब सर्वदमन ने आत्मविश्वास की वाजिब यात्रा के साथ दिया। बोले, भाई, अगर तुम और तुम्हारे 25 आदमी इस लड़ाई में मारे गए और दूसरी तरफ शत्रुघ्न जी अगर तुम्हारे 25 आदमी इस लड़ाई में मारे गए और दूसरी तरफ शत्रुघ्न भी और उनके 25 आदमी मारे गए, इतना तो हिसाब होगा। उसके बाद बताओ वैसा किया जाए। रिपुदमन ने सर्वदमन को गले में लगाकर रोने की कोशिश की, पर या तो आदमी फिल्मी अभिनेता हो या नेता, तब वह छात्र मात्र से रो सकता है। या तो फिल्मी अभिनेता हो या नेता, तभी वह इच्छा मात्र से रो सकता है। मतलब ये कि अभ्यास की कमी से रिपुदमन की कोशिश नाकामयाब हुई। सर्वदमन ने उन्हें धीरे से अपने से अलग किया और बोले, जाने दो और बताओ 25-25 का हिसाब ठीक करने के बाद क्या किया जाए। रिपुदमन ने कहा, मान लो उसके बाद प्रधान का फिर से चुनाव हो और तुम प्रधान बनना चाहो तो क्या हालत होगी। सर्वदमन कागज पेंसिल ले आए और जोड़ बाकी लगाकर बोले, दादा, अगर तुम और शत्रुघ्न सिंह अपने 25-25 आदमियों के साथ मर जाओ तो फिर मैं क्या, मेरी तरफ का कोई भी आदमी दूसरी तरफ के किसी भी आदमी से 50 वोट ज़्यादा ले गिरेगा, क्योंकि गांव के वोटरों में उस तरफ से सचमुच पर मर मिटने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 25 आदमी निकलेंगे, जबकि हमारी तरफ ऐसे आदमी 40 से ज़्यादा हैं। उधर वे 25 आदमी अगर मर जाएं तो समझ लो उनका पूरा मोहल्ला मर गया, जबकि हमारे 25 आदमियों के मर जाने के बाद भी मैदान हमारे बाकी 15 आदमियों के हाथ में रहेगा। चुनाव के 3 दिन पहले जब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिपुदमन ने शत्रुघ्न सिंह और उनके 25 आदमियों के खिलाफ एक दरख्वास्त दी कि उन्हें उनसे जान व माल का खतरा है और चुनाव में शांति भंग का अंदेशा है, पुलिस ने दरख्वास्त की तायीद की। जवाब में शत्रुघ्न सिंह ने रिपुदमन और उनके 40 आदमियों के खिलाफ ऐसी दरख्वास्त दी कि पुलिस ने उसकी भी तायीद की, पर उसमें यह गणित लगा दी कि यह बात रिपुदमन और उसके केवल 25 आदमियों के लिए सही है। चुनाव के दिन पहले दोनों उम्मीदवार और दोनों ओर के 25-25 आदमियों की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जैसा कि किताब में लिखा था, शत्रुघ्न सिंह और उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे, जिन्हें वे देने की सोचने लगे। फिर मजिस्ट्रेट ने रिपुदमन और उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे। रिपुदमन ने कहा कि हुजूर, हम जमानत और मुचलके नहीं देंगे। हमारी बात याद रखिएगा, कल हमारे गांव में कत्लेआम होगा। बड़ी से बड़ी जमानत शत्रुघ्न सिंह और इनके गुंडों को झगड़ा करने से न रोक पाएगी। हम लोग सीधे सादे खेतिहर हैं और हम इनका क्या खाकर मुकाबला करेंगे। इसलिए ऐसा कीजिए हुजूर कि हमें जमानत न दे सकने के कारण हवालात में बंद करा दीजिए। हवालात में बंद हो जाने से हमारी जान तो बच जाएगी। सिर्फ इतना कीजिए हुजूर, शत्रुघ्न सिंह की जमानत का एतवार न कीजिएगा। हमारे खानदान के 2-4 लोग गांव में रह जाएं, उनको बचाने का इंतजाम कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने कटघरे को गले लगाकर रोने की कोशिश की। पुलिस ने इस वक्तव्य की भी तायद की। अतः मजिस्ट्रेट ने यही तय किया कि जब रिपुदमन सिंह और उनकी पार्टी चुनाव के दौरान जेल में रहेगी तो शत्रुघ्न सिंह और उनकी पार्टी की जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, उन्हें भी जेल में रहना पड़ेगा।
इस तरह कुछ दिनों के लिए उम्मीदवार और उनके 25-25 आदमी मर गए। इसके बाद चुनाव बड़े शांत और सभ्यतापूर्ण वातावरण में हुआ। जहाँ तक विभिन्न पक्षों की दक्षता का सवाल है, उनमें शत्रुघ्न सिंह के सहायक बहुत निकम्मे साबित हुए। वास्तव में पता ही नहीं चला कि इसका कोई सहायक भी गांव में बचा है या नहीं। उधर रिपुदमन की ओर से सर्वदमन चुनाव लड़ने के लिए मौजूद थे, क्योंकि पुलिस की तायद और वकालत की डिग्री के सहारे वे शांतिप्रिय आदमी समझे जाते थे। उनका हवालात में जरूरी जाना नहीं समझा गया। उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा। उसका नतीजा वही निकला जो पहले कागज पर जोड़ चुके थे। चुनाव जीतने का यह तरीका रामनगर के नाम से पेटेंट हुआ। नेवादा वाला तरीका कुछ ज़्यादा आदर्शवादी था। यहाँ कई जातियों के लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, पर उनमें मुख्य उम्मीदवार केवल 2 थे, जिनमें ऋग्वेद में पुरुष ब्रह्म का क्रमशः मुँह और पैर माना गया है। आज के हिसाब से ये ब्राह्मणों और हरिजनों का संघर्ष था, पर नेवादा में ये मामला बड़े ही सांस्कृतिक और लगभग वैदिक ढंग पर पनपा। ब्राह्मण उम्मीदवार ने सवर्ण के बीच ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कई बार पाठ किया और समझाया कि ब्राह्मण ही पुरुष ब्रह्म का मुँह है। उसने यह भी बताया कि शूद्र पुरुष ब्रह्म का पैर है। प्रधान के पद के बारे में उसने कई उदाहरण देकर समझाया कि उसका संबंध मेधा और वाणी से है, जो पैर में नहीं होती, सिर में होती है, जिसमें मुंह भी होता है। अतः ब्राह्मणों को स्वाभाविक रूप से प्रधान बनना चाहिए, न कि शूद्र को। ब्राह्मण उम्मीदवारों ने शूद्रों को तिरस्कार करने के लिए प्रचलित गाली गलौज का सहारा नहीं लिया। वह अपनी बात को इसी सांस्कृतिक स्तर पर समझाता रहा। उसने रियायत के तौर पर यह भी मान लिया कि कोई दौड़ धूप का ऐसा काम जिसमें पैरों की आवश्यकता हो, जैसे न्याय पंचायत में चपरासी का काम, निश्चित रूप से शूद्र को ही मिलना चाहिए। पर प्रधान पद के लिए शूद्र का खड़ा होना वेद विपरीत बात होगी। पर जैसा कि प्रायः होता है, वोटरों ने बातचीत के इस सांस्कृतिक स्तर को स्वीकार नहीं किया। मजबूरन ब्राह्मण उम्मीदवार को अपने प्रचार का ढंग बदलना पड़ा। उसने पुरुष ब्रह्म के मुख की हैसियत से अपने मुंह का जरा ज़्यादा उदार प्रयोग करना शुरू कर दिया। साथ ही उसके सहायक प्रचार के मौक़ों पर अपने मुंह का और भी खुलकर प्रयोग करने लगे। और कुछ दिन बाद उसी पुराने स्तर पर आ गई कि बताओ ठाकुर किशन सिंह, हमें छोड़कर क्या अब तुम उस चमार को वोट दोगे? गांव में ब्राह्मण उम्मीदवार की ओर से देखते देखते गाली गलौज का उग्र वातावरण बन गया। तब अचानक एक दिन उसे पुरुष सूक्त की उस ऋचा का ठीक मतलब मालूम हो गया, जिसमें शूद्र को पैर माना गया है। एक जगह ब्राह्मण उम्मीदवार का एक सहायक खुलकर दूसरे उम्मीदवार को गाली दे रहा था। वह चबूते पर बैठा था और उसके मुंह से धारावाहिक गालियों के बीच जो केंद्रीय प्रश्न निकल रहा था वह यही था कि अब बताओ ठाकुर किशन सिंह, क्या तुम अब उसके बाद कुछ गालियां बाद में वाक्य का दूसरा अंश को ही वोट दोगे? पर चबूतरे पर वह बैठा रहा, बोलता जाता था। अचानक उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। उसे अपनी कमर पर इतने जोर से चोट का एहसास हुआ कि वह तात लात रावण मोहि मारा कहने लायक भी न रहा। वह चबूतरे के नीचे लुढ़क कर गिरा ही था कि उस पर 10 ठोकरें और पड़ गईं। जब उसने आँख खोली तो पता चला कि संसार स्वप्न है, मोह निद्रा का त्याग हो चुका है। इसके बाद इस तरह की कई घटनाएं हुई और ब्राह्मण उम्मीदवार को मालूम हो गया कि पुरुष ब्रह्म के पैर से ज़्यादा दूर नहीं है। और संक्षेप में, जहाँ मुंह चलता हो, जवाब में लाज चलती हो, वहाँ मुंह बहुत देर तक नहीं चल पाता। इस अनुसंधान ने ब्राह्मण उम्मीदवार को हैरान कर दिया। पर ऐसे मौके पर उसकी मदद के लिए एक बाबा जी का आविर्भाव हुआ जो उनके अनेक बाबाजियों में से थे, जो विपन्नग्रस्त किसानों से लेकर ऊंचे से ऊंचे अफसरों, नेताओं, व्यापारियों में बड़ी आसानी से अपने चेलों को पहचान लेते थे। घटना सिंहासन बत्तीसी और वताल पचीसी की कथाओं की तरह घटी। ब्राह्मण उम्मीदवार एक दिन अपने मुंह का बहुत सीमित प्रयोग करने के बावजूद पुरुष ब्रह्म के पैर की ठोकर खाकर ढेर हो चुका था और इस चमार से प्रधान पद को अछूता बचाकर किस तरह उसे ब्राह्मण के नीचे रखा जाए, इस समस्या पर विचार कर रहा था। विचार करने का काम गांव के बाहर एक कुएं की जगत पर नवनील
नील कोमल कोमल छाया तरुवन में तम श्यामल के सायकालीन वातावरण में एक बरगद के पेड़ के पास हो रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे कुछ चिंगारियां उड़ती हुई नजर आईं और साथ ही शंकर जी के कई विशेषण भर्राई हुई आवाज में सुनाई दिए। ब्राह्मण उम्मीदवार को यकीन हो गया कि पेड़ के नीचे कोई बाबा जी हैं। यही था वे। बाबा जी शंकर का नाम ले रहे थे, गांजा पी रहे थे। आदमी दुखी ना हो, सामने कोई बाबा जी खड़े हैं और तब भी साष्टांग गिर पड़ता है। यहाँ तो ब्राह्मण उम्मीदवार दुखी था, बाबा जी प्रकट हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वह बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। बाबा जी की जिंदगी में ऐसे मौके कई बार आ चुके थे। इन्हीं तजुर्बों के आधार पर उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को अभयदान देते हुए समझाया, घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम्हें स्वप्न दोष की बीमारी है या शीघ्र पतन होता है या बचपन की कुटेव के कारण तुम में नपुंसकता व्याप्त हो गई तो यकीन रखो, मेरे नुस्खे का इस बार प्रयोग करके तुम 1000 स्त्रियों का मान मर्दन कर सकोगे। पर ब्राह्मण उम्मीदवार ने सिर हिलाकर बाबा जी की इस उदारता से लाभ उठाना नामंजूर कर दिया। तब बाबा जी ने उसे बताया कि इस अत्यंत गोपनीय नुस्खे से तुम तो बाजीकरण के उस्ताद तो हो ही जाओगे, साथ ही इसके आधार पर अगर दवाएं बनाकर तुम उसे बेचना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में तुम करोड़पति का पार्ट भी अदा कर लोगे। इसके बावजूद ब्राह्मण उम्मीदवार रोता रहा, सिर हिलाता रहा। बाबा जी ने उसे जब ज़्यादा कांचा तो उसने कहा, मुझे 1000 स्त्रियों का मान मर्दन नहीं करना है, मेरा काम तो सिर्फ एक चमार का मान मर्दन होने से चल जाएगा। बाबा जी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को सांत्वना दी और पूरी बात समझकर उसे इस संकट से पार उतारने के लिए गांजे की चिलम को टेट में घोंसकर नकली जटाओं पर थोड़ी सी धूल डालकर बस्ती की ओर चल दिए। उन्होंने एक मंदिर के सामने डेरा डाला। दूसरे दिन से कबीर रामानंद से लेकर गुरु गोरखनाथ तक की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाने लगे, जिसका अंतिम निष्कर्ष यही था कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये हरि क्या चीज़ है, इसे भी लोगों ने उसी दिन शाम से ही समझना शुरू कर दिया। एक चिलम में गांजे की कली रखी गई, जिस पर सुलगती हुई आग ठूंस दी गई। उसे गाल पिचकाकर और उतने ही बार फुलाकर सुलगाया गया। दम खींची गई। एक सांस और दूसरी सांस के इंटरवल के दौरान शंकर जी का नाम कई ढंग से कई अर्थों के साथ लिया गया। यह चिलम भक्तों में इधर से उधर और उधर से इधर घूमती रही। भक्त समझते रहे कि यही हरि है। बाबा जी के दरबार में 48 घंटे तक अखंड कीर्तन चलता रहा। जो गांजा नहीं पीते उनके लिए बराबर भंग का इंतजाम हुआ। जब तक कीर्तन चला तब तक सिल पर लोढ़ा भी चलता रहा, हारमोनियम बजता रहा। राधा कृष्ण सीताराम की खुशामद ऐसी ऐसी धुनें गाई गईं। राधा कृष्ण और सीताराम की खुशामद में ऐसी ऐसी धुनें गाई गई जिनके सामने सिनेमा के बड़े बड़े गाने पस्त हो गए। जैसे लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार, तज के ग्वालों का संसार, मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर ने स्थान मार लिया। बाबा जी 2 दिन के बाद ही श्री कृष्ण का अवतार मान लिए गए। ये दूसरी बात है कि जमुना का जल न पीकर वे सिर्फ गांजा पीते थे। पिशाचों की तरह श्री कृष्ण के मुकाबले वे शंकर भगवान के जरा नज़दीक रहे। इस दौरान चिलम धकाधक सुलगती रही और साबित करती रही कि गांजा चाहे चोरी का हो चाहे सरकारी दुकान का, और गंगा जल चाहे गंगोत्री का हो या गंदे नाले के संगम का, इनका असर हर हालत में बराबर रहता है। बाबा जी बहुत मस्त आदमी थे। वे कीर्तन का मुआयना ही नहीं खुद कीर्तन भी करते थे। अगर वे गांजा न पीते होते तो उनकी आवाज़ गले के बाहर निकलकर साफ साफ सुनाई पड़ती, और अगर वहाँ हारमोनियम न बजती होती तो उनके कीर्तनों में एक धुन भी पाई जा सकती थी। पर इन स्वाभाविक अड़चनों के बावजूद बाबा जी ने गांव भर को देखते देखते अपने काबू में कर लिया। उन्होंने कबीर, रैदास, रामानंद के ऐसे ऐसे भजन सुनाए कि लोग इन संतों की जय जयकार करने लगे। वे संत वहाँ मौजूद होते तो ऐसी मौलिक कविता सुनाकर बाबा जी की जय जयकार करने लगते। इसी असर में बाबा जी ने गांव से जातिवाद का नाम हटा दिया और एक दिन उन्होंने गांजे, भंग, कीर्तन के माहौल में जब इशारा किया कि इस गांव का प्रधान बड़ा धर्मात्मा आदमी है
तो लोग चकित रह गए। एक भंगेड़ी ने कहा, अभी तो कोई प्रधान चुना ही नहीं गया और इस ओहदे पर पहली बार चुनाव होना है। तो बाबा जी ने फिर इशारा किया, हमारे भगवान ने तो चुनाव कर लिया। संक्षेप में नशा उतरने से पहले ही लोगों को मालूम हो गया कि ब्राह्मण उम्मीदवार को भगवान ने स्वयं प्रधान चुन लिया है और इस ज्ञान के आधार पर नशा उतरने से पहले लगभग सभी गांव वालों ने उन्हें अपना प्रधान स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लात शून्य पड़ गई और मुंह की विजय हुई। नेवादा वाला तरीका चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। दूसरे गांव के लोगों ने उसे संशोधित रूप से स्वीकार करके बड़े बड़े चुनाव जीते। जहां गांजा पीने वाले बाबा जी नहीं या उतना गांजा नहीं मिला, वहां लोगों ने ज़्यादातर किसी को भी बाबा बनाकर देवी की पूजा का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उस जगहों पर बकरे की बलि होने लगी, दारू का प्रसाद चढ़ने लगा। इसका भी यही नतीजा होता कि लात शून्य पड़ जाती और मुंह की विजय होने लगती। इस तरह पेटेंट किया हुआ तरीका चुनाव संहिता में नेवादा वाला पद्धति के नाम पर दर्ज हुआ। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 24वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।